मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़, बीए पार्ट 3 की क्लास में हम लोग अमेरिका की विदेश नीति पढ़ रहे हैं और इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने अपनी पिछली क्लासों में अमेरिका की विदेश नीति में विभिन्न राष्ट्रपति का काल देखा और उसमें किस तरह की नीतियां रहीं, जिसमें हमने देखा कि रोनाल्ड रीगन की जो नीति थी वो बहुत आक्रामक थी। वहीं जॉर्ज बुश की जो नीति थी वो शीत युद्ध का अंत करने और कुछ हद तक शांति स्थापित करने जैसी नीति थी। आज हम लोग पढ़ेंगे राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का काल, और बिल क्लिंटन के साथ साथ हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश की विदेश नीति। राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का जो काल है ये 1993 से 2000 तक का काल था। जब वो राष्ट्रपति बनी तो उन्होंने अपने भाषण में अभिवादन भाषण जो था उसमें उन्होंने कहा, जो बहुत महत्वपूर्ण कथन है उनका, कि जब शासन बदलता है तो अमेरिका के हित नहीं बदलते। इसका अर्थ है कि अमेरिका में अभी भी उसी विदेश नीति को संचालित किया जाएगा जो पहले से चली आ रही है, और इसके माध्यम से निश्चित रूप से जो प्राथमिकताएं हैं, क्लिंटन ने जो अपने भाषण में कहा उसमें पश्चिम एशिया में शांति वार्ता जारी रखना, रूस के साथ सॉल्ट संधि का प्रयास, युद्धरत पूर्व युगोस्लाविया में शांति स्थापित करना और अकाल पीड़ित सोमालिया में सहायता देना जैसे कार्य शामिल थे। अब हम देखेंगे राष्ट्रपति क्लिंटन की विदेश नीति की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहली बात यह है कि 1991 में सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की मांग उठ रही थी, और ये पहली बार उठी थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का पुनर्गठन इसलिए बार बार इसकी मांग उठाई जा रही थी क्योंकि एशिया और अफ्रीका के राष्ट्र चाहते थे कि अब उन्हें भी इसमें स्थान मिले। इसी तरह से जर्मनी और जापान भी इसमें अपनी स्थायी सदस्यता के लिए मांग कर रहे थे। अमेरिका ने प्रारंभ में सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए जर्मनी और जापान को अपना स्पष्ट समर्थन देने की घोषणा की। जुलाई 1997 में अमेरिका सुरक्षा परिषद की अन्य 3 स्थायी सीटों को विकासशील देशों को देने के लिए सहमत हो गया, और अमेरिका ने ये निर्णय विकासशील देशों की भूमिका को बढ़ाने के लिए एक तरह से लिया था, जिसमें एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देश आते हैं। और उसमें ये कहा गया कि ये चाहें तो स्थायी प्रतिनिधि का चयन करें या चाहें तो इसके देश आपस में एक दूसरे को बारी बारी से स्थान दे सकते हैं। दूसरी बात आती है रूस के लिए आर्थिक सहायता की नीति यहाँ पर अपनाई गई। क्लिंटन प्रशासन ने 1993 में रूस के लिए 1.6 अरब डॉलर की सहायता पैकेज की घोषणा की। इसकी रूपरेखा वैंकूवर में शिखर वार्ता जब येल्तसिन के साथ हुई थी तो उसमें तैयार की गई थी, और ये जो पैकेज की घोषणा थी ये रूस में राजनीतिक और आर्थिक सुधारों के समर्थन के तौर पर एक तरह से की गई थी। राष्ट्रपति क्लिंटन के अनुसार येल्तसिन के हटाए जाने से रूस में उदारवादी मुक्त बाजार समर्थक अर्थव्यवस्था छिन्न हो जाएगी और पश्चिमी जगत की कूटनीतिक और आर्थिक पराजय होगी। क्लिंटन ने कहा कि शीत युद्ध के दौरान हमने साम्यवाद को हराने के लिए हजारों डॉलर खर्च किए हैं, तो हम छोटा सा हिस्सा उसकी सहायता के लिए देना चाहेंगे। 1997 में संपन्न हेलसिंकी शिखर वार्ता में राष्ट्रपति क्लिंटन और राष्ट्रपति येल्तसिन ने परमाणु हथियारों के परिशमन की संधि स्टार्ट 2 के रूसी संसद द्वारा अनुमोदन के बाद स्टार्ट 3 वार्ता शुरू कर दी और 2007 तक परमाणु हथियारों के भंडार में कटौती करने की बात की। तीसरी बात जो महत्वपूर्ण है वो है विदेश स्थित सैनिक अड्डों को बंद करना। ये जो सैनिक अड्डे थे विदेशों में बनाने की जो नीति थी ये शीत युद्ध के दौरान राजनीतिक स्तर पर आई थी, और नाटो जैसे संगठन इससे ही बने थे, और पूरी एक श्रृंखला एक तरह से इसने
अमेरिका ने बनाई थी, लेकिन शीत युद्ध का अंत होने के साथ ही सैनिक अड्डों का महत्व भी कम हो गया। ऐसी स्थिति में 1993 में राष्ट्रपति क्लिंटन ने विदेशों में स्थित 29 ठिकानों को खत्म करने की घोषणा की और कुल मिलाकर के 207 सैनिक ठिकाने अब तक समाप्त किए जा चुके हैं। इसके बाद आती है स्टार वार योजना समाप्त करना। नक्षत्र युद्ध या स्टार वार, इसको अमेरिका ने समाप्त कर दिया। क्लिंटन प्रशासन ने शीत युद्ध के बाद के समय में इसे एक व्यर्थ योजना मानी जिस पर अरबों डॉलर खर्च किया जा रहा था। इस कार्यक्रम की शुरुआत पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने की थी और जॉर्ज बुश के कार्यकाल में इसको जारी रखा गया, लेकिन राष्ट्रपति क्लिंटन के काल में इसको समाप्त कर दिया गया। अगला आता है मानवाधिकार की कूटनीति। अमेरिकी प्रशासन ने घोषणा की कि यदि चीन अपने मानवाधिकार रिकॉर्ड को ठीक नहीं करता तो उसे मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेट से वंचित कर दिया जाएगा, लेकिन चीन इस मामले में झुकने को तैयार नहीं था। उसका मानना था कि वो कभी भी अमेरिका के द्वारा दिए हुए मानवाधिकारों को स्वीकार नहीं करेगा। चीनी प्रधानमंत्री ने वर्ष 2000 तक चीन से 10 खरब डॉलर मूल्य का माल आयात करने की बात थी। यदि अमेरिका को चीन का वृहद बाजार नहीं चाहिए तो वह भले ही MFN स्टेट को, यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड स्टेट्स को समाप्त कर दे। क्लिंटन प्रशासन को चीन के आक्रामक तेवर के सामने झुकना पड़ा और चीन को पुनः मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा मिल गया। अमेरिका की जापान के प्रति नीति क्या रही, इसको हम देखेंगे। जापान के साथ व्यापार में अमेरिका को भारी घाटा हो रहा था, यानी 18 खरब रुपयों का वार्षिक घाटा उसको हो रहा था, जिससे पूरी अमेरिकी व्यवस्था काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही थी। ऐसे में अमेरिका की मुक्त व्यापार व्यवस्था से लाभ उठा करके जापान ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को तीव्र गति दी और अल्प समय में ही उसने काफ़ी निर्यात के लिए उत्पादकों को रियायतें दी। क्लिंटन के दबाव पर जापान ने अपने चावल को विश्व बाजार के लिए खोल दिया और एक तरह से क्लिंटन जापान की यात्रा पर गए, जापान के आग्रह पर, लेकिन जापान ने उनकी बात नहीं मानी। सुपर 301 के अंतर्गत अमेरिका किसी भी देश से होने वाले आयात पर 100% दंडात्मक शुल्क लगा सकेगा, ऐसी नीति बनाई गई और अमेरिका ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में शांति और स्थिरता की सुरक्षा के लिए 1 लाख सैनिक तैनात करने का वचन दिया। रक्षा सहयोग के लिए महत्व पर बल दिया और जापान अपने यहाँ अमेरिकी सैनिकों को वित्तीय और अन्य सहायता देगा, यह भी बात उठाई गई। अगला आता है भारत अमेरिका संबंधों में ऐतिहासिक मोड़ आया। राष्ट्रपति क्लिंटन ने 27 सितंबर 1993 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में कश्मीर को ऐसा संघर्षरत क्षेत्र बताया जो विश्व शांति के लिए खतरा है। इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मंच पर किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसी बात नहीं कही थी। इसके अतिरिक्त कश्मीर मुद्दे के अलावा मानवाधिकार, परमाणु अप्रसार और व्यापार दोनों के मध्य कड़वाहट के मुद्दे बन गए। भारत ने पोखरण में 1998 13 मई को 5 परमाणु परीक्षण किए, जिसके परिणाम स्वरूप 18 जून को अमेरिका ने भारत के खिलाफ आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिए। 200 से ज़्यादा भारतीय संस्थानों और कंपनियों को अमेरिका ने काली सूची में डाल दिया। प्रतिबंधित संस्थानों और कंपनियों के साथ किसी भी प्रकार के कारोबार पर रोक लगा दी गई, लेकिन 1999 में क्लिंटन प्रशासन ने फिर से प्रतिबंधों की सूची से 51 भारतीय कंपनियों को हटा दिया, जिसका स्वागत भारत ने किया। 2000 में ही भारत की यात्रा पर राष्ट्रपति क्लिंटन आए और दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच शिखर वार्ता हुई। सुरक्षा और परमाणु अप्रसार पर बातचीत हुई और कुछ दस्तावेज दक्षिण एशिया में तनाव को दूर करने के लिए लाए गए, जिन्हें दृष्टिकोण पत्र 2000 कहा गया। दोनों देशों के आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए 8 सूत्रीय कार्यक्रम की घोषणा की गई और कारगिल के संदर्भ में क्लिंटन ने भारत का समर्थन किया। अगली बात आती है
उत्तरी अमेरिका में मुक्त व्यापार समझौता, जिसे नाफ्टा कहा जाता है, इसमें क्लिंटन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के 3 देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको एक शक्तिशाली क्षेत्रीय संगठन के जनक बने और काफ़ी हद तक अंतर्विरोधों से ग्रस्त संयुक्त राज्य अमेरिका के आर्थिक तंत्र को इसने काफ़ी शक्ति प्रदान की। नाफ्टा लागू होने के बाद में मैक्सिको जाने वाला 65% अमेरिकी माल बिना आयात शुल्क के मैक्सिको बाजार में बिक सकेगा। इसके अतिरिक्त अमेरिकी पूंजी निवेश पर सभी प्रतिबंध हट जाएंगे। इसके बाद में एक और प्रयास किया राष्ट्रपति क्लिंटन ने, यह था एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, एपिक। नवंबर 1993 में इसका गठन किया गया। इसमें अमेरिका और चीन के साथ 18 सदस्य राष्ट्र हैं। आर्थिक दृष्टि से ये गतिशील है और काफ़ी हद तक इसके माध्यम से पूर्वी एशिया की उभरती शक्ति के दोहन का अमेरिका को एक बड़ा बाजार मिल गया। तो यहाँ आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए नाफ्टा और एपिक जैसे संगठन निर्मित किए गए। उत्तरी कोरिया के संदर्भ में अगर हम देखें तो बिल क्लिंटन के शासनकाल में परमाणु मुद्दे पर तनाव कम हुआ, राजनयिक संबंध स्थापित करने की तैयारी हुई और अमेरिका और उत्तर कोरिया को सुरक्षित परमाणु प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में मदद देने और राजनीतिक और आर्थिक संबंध सामान्य बनाने पर सहमत हो गया। इसके साथ साथ बिल क्लिंटन शासन ने नाटो का विस्तार किया। पूर्वी यूरोप के 3 देश पोलैंड, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया 1997 में नाटो के सदस्य बना लिए गए, तो इसका विस्तार किया गया। क्लिंटन ने चीन की यात्रा की। 1000 लोगों के दल के साथ जून-जुलाई 1998 में वे चीन की यात्रा पर गए और एक साझा रणनीति बनाने पर विचार करने की बात कही। चीन से व्यापार सौदे हासिल करने में क्लिंटन सफल रहे और यही उनका प्रमुख उद्देश्य था। क्लिंटन और येल्त्सिन की शिखर वार्ता भी इसी दौर में हुई। 2 सितंबर 1998 को मॉस्को में ये वार्ता हुई। येल्त्सिन ने क्लिंटन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया कि रूस भारत के साथ रक्षा सहयोग बंद कर दे। चेचन्या को लेकर के भी क्लिंटन और येल्त्सिन में एकमतता नहीं देखी गई। चेचन्या को रूस अपना देश का अंग मानता था और उसे अपना निजी मामला मानता था। अमेरिका ने इसमें मानवाधिकार के हनन का तर्क देते हुए रूस को चेचन्या में किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती बंद करने के लिए दबाव डाला। दोनों महाशक्तियों ने सभी देशों से CTBT पर हस्ताक्षर करने का अनुरोध किया। कुछ ऐसी बातें भी हैं जो काफ़ी हद तक सिएटल वार्ता की विफलता में जैसे अमेरिका की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। ये वार्ता जो है ये बिना किसी उचित घोषणा के समाप्त हो गई 1999 में। अमेरिका चाहता था कि पर्यावरण और श्रम मानक के मुद्दों पर कोई समझौता आरोपित हो, लेकिन जो विकासशील देश थे उन्होंने इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। क्लिंटन और पुतिन के मध्य शिखर वार्ता भी हुई जून 2000 में। क्लिंटन ने रूस की यात्रा की और 4 जून को पहली शिखर वार्ता में हजारों परमाणु हथियार बनाने में सक्षम 34 टन प्लूटोनियम नष्ट करने पर सहमति दे दी। दोनों देश परमाणु हमले से बचने के लिए मॉस्को में एक ऐसा संयुक्त केंद्र स्थापित करने पर सहमत हो गए जो प्रक्षेपास्त्र प्रक्षेपण की निगरानी करेगा। तो इस तरह से दोनों नेताओं ने 1972 की प्रक्षेपास्त्र निरोधक संधि में संशोधन पर मतभेद को दूर करना चाहा, लेकिन उसमें कोई खास सफल वो नहीं हुए। अरब इजराइल संघर्ष को भी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन सुलझाना चाहते थे, लेकिन भारत और पाकिस्तान परमाणु व प्रसार संधि पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक नहीं थे। मानवाधिकार को लागू कराना चाहते थे और युद्ध के जो हथियार थे उनकी कटौती के वे पक्ष में थे। तो ये हुई बिल क्लिंटन की विदेश नीति। अब आते हैं राष्ट्रपति जॉर्ज वॉकर बुश की विदेश नीति, जो 2001 से 2008 तक है। जनवरी 2001 में जैसे ही राष्ट्रपति बुश बने, उन्होंने विदेश नीति को आक्रामक रुख दे दिया।
रूस, चीन और भारत के प्रति जो उनकी नीति है उसके बारे में चर्चा करते हैं। पुतिन और राष्ट्रपति बुश के मध्य 3 दिवसीय वार्ता 2001 में हुई, जिसमें वैकल्पिक सरकार के गठन के साथ साथ अफगानिस्तान में वैकल्पिक सरकार के गठन के साथ साथ नाभिकीय शस्त्रों में कटौती, शस्त्रों का प्रसार रोकने जैसी बातों पर आम सहमति बनी, लेकिन राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा कार्यक्रम पर मतभेद बने रहे। इसके साथ साथ 1972 की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि का उल्लंघन भी इस कार्यक्रम को बताया गया। 2004 में 7 नए राज्यों को नाटो में शामिल किया गया और उसकी आड़ में अमेरिका की सैनिक शक्ति का बढ़ता दबाव रूस के लिए चिंता का विषय था और इससे संबंधों में खटास आई। चीन और अमेरिका के रिश्तों में 2001 में शीत युद्ध सी स्थिति उभरने लगी, क्योंकि अमेरिकी नौसेना का जो टोही विमान था वो चीन की सीमा में घुस गया और चीन के युद्धक जेट विमान से टकरा गया। अमेरिकी टोही विमान को चीन ने अपने हेनान द्वीप के सैनिक अड्डे पर जबरदस्ती उतारा। इसे एक आक्रामक कार्यवाही चीन ने माना और दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध काफ़ी हद तक संकट में आ गए। हालांकि अमेरिका ने इस घटना के लिए क्षमा मांग ली थी। दोनों के मध्य खतरनाक अंतरिक्ष होड़ भी शुरू हुई इसी दौर में और काफ़ी हद तक हम देखें कि दोनों में एक तरह से अघोषित मतभेद चल रहा था। भारत के साथ अगर हम देखें तो सामरिक दृष्टि से बुश के प्रशासन ने भारत को अत्यधिक महत्व दिया। रक्षा सहित अन्य क्षेत्रों में संबंध बनाने की संभावनाओं पर विचार किया गया। बुश ने भारतीय मंत्री को अमेरिका आने के लिए आमंत्रित किया। 2001 में अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान पर आरोपित अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा भी की। कश्मीर के मामले में अगर हम देखें तो बदलाव आने लगा अमेरिका की नीति में और भारत पाक यात्रा के दौरान अमेरिकी विदेश मंत्री ने इसे एक द्विपक्षीय मामला बताया और ये स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय एजेंडे पर है। तथापि पाकिस्तान को नाटो के बाहर मुख्य सैन्य सहयोगी का दर्जा देने की अमेरिकी घोषणा ने भारत का भरोसा कम किया। इसके साथ साथ भारत और अमेरिका ने एक नए सहयोग रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए 2005 में और 10 साल के लिए सुरक्षा सहयोग की रूपरेखा इसमें तैयार की गई। इस समझौते का नाम था न्यू फ्रेमवर्क फॉर द यूएस इंडिया डिफेंस रिलेशनशिप। इस तरह से पाकिस्तान और जो भारत के साथ में जो संबंध थे उसमें भारत को अमेरिका ने जिम्मेदार माना और काफ़ी हद तक सैन्य और असैन्य जो उपयोग वाले परमाणु संयंत्र थे उनको अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की निगरानी की अधीन लाने के लिए भारत भी सहमत हो गया। अगर बात करें पश्चिमी गोलार्ध की तो क्यूबेक सिटी में अमेरिकी महाद्वीप का शिखर सम्मेलन संपन्न हुआ और इसमें मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना पर सहमति प्रदान की गई। ये भी निर्णय किया गया कि अमेरिका के मुक्त व्यापार क्षेत्र में केवल लोकतंत्र को स्थान दिया जाएगा और जो दो देश लोकतंत्र को छोड़ देंगे वो इसका गठबंधन का हिस्सा नहीं रह पाएंगे। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की सदस्यता से अमेरिका को वंचित होना पड़ा, जबकि भारत और 5 अन्य देश इसके सदस्य चुन लिए गए। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड में भी ऐसा ही हुआ। तीसरी बार चुनाव लड़ रहे अमेरिकी प्रत्याशी हर्बर्ट ओकुन मतदान के प्रथम चरण में ही हार गए। क्योटो प्रोटोकॉल का विरोध एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। 1997 में विषाक्त गैसों से मुक्ति दिलाने के लिए जापान के क्योटो शहर में द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका सहित औद्योगिक और विकासशील देशों ने इस पर हस्ताक्षर किए और इसके अनुसार 5 से 7% ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम करना था। ये जो घोषणा थी इसमें कहा गया कि
यह प्रोटोकॉल अमेरिका के आर्थिक और राष्ट्रीय हितों के प्रतिकूल है, इसलिए वे अपने सीनेट से इसकी पुष्टि करने के लिए नहीं कहेंगे। इसका पर्यावरणविदों ने ज़बरदस्त विरोध किया, उनको धक्का लगा और इसे ये कहा कि ये ऐसा व्यवहार अमेरिका को नहीं करना चाहिए, जबकि ये पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। अगली महत्वपूर्ण बात जो हुई वो है, राष्ट्रपति बुश ने 1 मई 2001 को वॉशिंगटन में नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कहा कि राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली घोषित की गई और यदि किसी भी देश ने अमेरिका पर या किसी दूसरे देश को निशाना बनाते हुए अणु शस्त्र छोड़ा तो ज़मीन, पानी या आसमान पर खड़ी अमेरिकी मिसाइलें उस छोड़े गए अस्त्र पर प्रत्याक्रमण कर उसे नष्ट कर देगी। 1972 के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल समझौते को दरकिनार कर ऐसा सुरक्षा कवच बनाना चाहते थे जॉर्ज बुश, जिसमें अत्यधिक प्रणालियां शामिल हों, जिनमें हमलावर मिसाइलों का पहले से पता लगाकर उन्हें ख़त्म किया जा सके और अपने खुद के लिए और अपने मित्र राष्ट्रों के लिए एक अनिश्चित विश्व से सुरक्षा प्राप्त की जा सके। इसके साथ साथ एवीएम संधि से हटने की उसने घोषणा की, जो 1972 की थी। तालिबानियों के विरुद्ध अमेरिकी सैन्य कार्यवाही 2001 में की गई और ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम के नाम से ये कार्यवाही की गई, जिसमें काफ़ी हद तक अमेरिका ने विश्व के अधिकांश राष्ट्रों का कूटनीतिक समर्थन प्राप्त किया और तालिबान पर नियंत्रण प्राप्त किया। इराक पर 2003 में हमला किया, उसके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया और युद्ध का मानस बना चुके अमेरिका को हालांकि बहुत ज़्यादा समर्थन इसमें नहीं मिला, लेकिन इसके बावजूद भी ऑपरेशन इराकी फ्रीडम के 26 दिन के बाद अमेरिकी सेना ने इराक पर कब्जा कर लिया और इसके माध्यम से कुछ अवांछित लोगों की सूची जारी की गई, जिसमें सद्दाम हुसैन का नाम सबसे ऊपर था। इस युद्ध का प्रमुख जो कारण था वो था तेल, इराक का तेल, डॉलर और यूरो में वर्चस्व की लड़ाई, नई विश्व अर्थव्यवस्था में पश्चिम एशिया को पूर्णतः अमेरिकी प्रभुत्व में लाना और अमेरिका की आर्थिक बहाली में युद्ध रूपी ऑक्सीजन की ज़रूरत थी। तो इस तरह से ये इराक युद्ध का कारण था। ईरान को भी चेतावनी दी गई और ये कहा गया कि इराक के बाद अमेरिका का अगला निशाना ईरान हो सकता है। ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम पर कायम रहते हुए अमेरिकी हथियारों का हुआ खड़ा करने की बात कही। उसका कहना था कि उसे परमाणु क्षमता वाला राष्ट्र माना जाए और ईरानी नेता के खिलाफ अमेरिका ने वैसे ही दुष्प्रचार किया जैसे इराक में किया था। इसके साथ साथ नाटो के बाहर पाकिस्तान को मुख्य सैन्य सहयोगी माना। अमेरिका ने उन गिने चुने देशों में पाकिस्तान को शामिल किया जिनके साथ वो सैन्य सहयोग बढ़ाना चाहता था और उसे अधिक सैनिक सहायताएं दे रहा था। सीरिया के विरुद्ध भी अमेरिकी प्रतिबंध लगाए गए और इन प्रतिबंधों के चलते अमेरिकी उत्पाद सीरिया को निर्यात नहीं किए जा सकेंगे। सीरियाई सरकार वहाँ की जो थोड़े से नागरिक थे उनकी संपत्तियाँ फ्रीज की जाएंगी और सीरिया के विमानों को अमेरिकी क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ऐसा सीरिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध की घोषणा अमेरिका ने की। इसी के साथ साथ GBU-43 मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट AOAB, जिसे बोलचाल की भाषा में महाबम कहा जाता है, उसका 21 नवंबर 2003 को फ्लोरिडा के एग्लिन वायुसेना अड्डे में सफल परीक्षण किया गया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता के लिए अमेरिका ने 17 जून 2005 को घोषणा की कि वो जापान के अतिरिक्त किसी एक विकासशील देश का समर्थन करेगा, लेकिन नए सदस्यों को वीटो का अधिकार देने के खिलाफ भी वो रहा। पाकिस्तान को उसने बड़ी मात्रा में डॉलर की सहायता दी। 1 अरब डॉलर की सहायता 2007 में अमेरिका ने पाकिस्तान को दी। इसके साथ साथ लड़ाकू विमान F-16 भी उसको दिए गए। तो कुल मिलाकर के जो बिल क्लिंटन की नीति थी
उसमें बहुत सारी चीज़ें सामने आईं। राष्ट्रीय प्रक्षेपास्त्र सुरक्षा प्रणाली ABM संधि से हटने की घोषणा, तालिबान के विरुद्ध सफल अमेरिकी सैन्य कार्यवाही, भारत और पाकिस्तान के विरुद्ध प्रतिबंधों को हटाना, पाकिस्तान को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा देना, सीरिया के विरुद्ध आर्थिक प्रतिबंध और भारत के साथ परमाणु सहयोग समझौता जैसी नीतियां जो हैं, ये जॉर्ज बुश की विदेश नीति की प्रमुख घटनाएं हैं। धीरे धीरे अमेरिकी विदेश नीति के सैन्यकरण शुरू हुआ, सैन्यकरण में कमी आने लगी और इस तरह से आतंकवाद के खिलाफ जो अफ़गानिस्तान से लेकर के काकेशस और अफ्रीका के देशों में एक सहायता उन्होंने दी, वहीं पर अब धीरे धीरे स्थितियों को सुधारना शुरू किया। तो इस तरह से हमने आज 2 राष्ट्रपति की विदेश नीति पढ़ी। अगली क्लास में हम आगे पढ़ेंगे। धन्यवाद।